बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे अ, उन एसेट्स की जो कि बिजनेस में पार्टली यूज होते हैं। पार्टली यूज होते हैं का मतलब ये कि कारोबार में भी यूज हो रहा है वो एसेट और किसी और पर्पजेस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। सो पहले हम इसकी प्रोविजन ऑफ लॉ देख लेते हैं, फिर जरा इसको फिगर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ऐसी सूरत में उन एसेट्स के साथ क्या किया जाता है। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन पार्टली ऑन एसेट पार्टली यूज्ड इन द बिजनेस। Where asset is used partly for business purposes and partly for any other use, the depreciation expense shall be restricted to fair proportion part which is used for business. Now depreciation, हमें पता है कि हम थर्ड स्केड्यूल के मुताबिक वर्कआउट करते हैं और एसेट की लेट से एक एसेट है, बिल्डिंग ही कह लें, तो कुछ हिस्से में आप बिजनेस परफॉर्म करते हैं और कुछ हिस्से में आप लेट से रिहाइश है या सम अदर पर्पजेस बिजनेस के इस्तेमाल में नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको इस बिल्डिंग का प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कि ये कितना बिजनेस यूज में है और कितना अदर यूजेज में है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये परसेंटेज फाइंड आउट करना कोई बड़ा मसला नहीं, क्योंकि दिस इज ऑलवेज गिवन इन द एग्जामिनेशन। ना अगर ये गिवन है तो फिर आपको करना क्या है, लेट्स से वो एसेट की वैल्यू, उसकी जो कॉस्ट है, हमको एक फिगर रिज्यूम कर लेते हैं एंड इट इज 1000। नाउ ये जो एसेट इसकी कॉस्ट है, इसके ऊपर आपने वर्कआउट करनी है डेप्रिसिएशन। सबसे पहले तो हमें ये मालूम है कि हम किसी भी एसेट को के ऊपर एक टेस्ट लगा अप्लाई करते हैं, वो देखते हैं कि क्या ये एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है या नहीं है। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड आउट कि आंसर यस और नो। सो अगर ये एक बिल्डिंग है, न्यूली एक्वायर्ड बिल्डिंग, तो फिर इसका मतलब यस, इट इज एन एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट। जब हम इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि इनिशियल अलाउंस का जो रेट है वो लॉ में नहीं एग्जिस्ट करता। इसका मतलब इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट ही नहीं हो सकता। डेप्रिसिएशन, अब आपने नॉर्मल डेप्रिसिएशन वर्कआउट करनी है, वो हम थर्ड स्केड्यूल से जाके ये रेट आपको एग्जाम में गिवन होता है। सो 10% से हम डेप्रिसिएशन इसके ऊपर बनाएंगे। सो डेप्रिसिएशन जब आप बनाएंगे तो इट विल बी 100 और 900 विल बी द रिटन डाउन वैल्यू। नाउ पॉइंट ये है कि अगर एक एसेट जो कि बिजनेस में पार्टली यूज हो रहा है, तो फिर क्या मैं उसकी कॉस्ट को इस प्रोपोर्शन में अपॉर्शन कर दूं? द आंसर इज नो। कॉस्ट पूरी लिखी जाएगी बिजनेस पर्पसेस के लिए, लेकिन जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है उसके ऊपर ये परसेंटेज अप्लाई की जाएगी। यानी अगर ये 50% यूज होता है बिजनेस में और 50% फॉर सम अदर पर्पसेस, तो इस 100 के ऊपर मैं 50% लगाऊंगा एंड दैट विल गिव मी एन अमाउंट ऑफ 50। ये अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनेगा मेरे बिजनेस के लिए। एक और एसेट देखते हैं जिसके अंदर इनिशियल अलाउंस भी अलाउड हो, लेट्स से प्लांट एंड मशीनरी, और इसकी कॉस्ट हम एज्यूम कर लेते हैं 1000। तो सबसे पहले ये देखेंगे एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है या नहीं। आंसर इज यस और नो। यस इट इज। लेट्स से कि वो सारी कंडीशंस पूरी कर रहा है, तो इसका मतलब मुझे पहले इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस बनाना पड़ेगा। इनिशियल अलाउंस का रेट में 25% मुझे एग्जाम में गिवन होता है, तो इसका जो 25% बनेगा दैट विल बी 250। तो आई एम लेफ्ट ओवर विद 750। इसके ऊपर मैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा विच विल बी एट द रेट ऑफ 15%। तो 750 इंटू 15%, सो 112। लेट्स से इसको राउंड कर लेते हैं, 112.5। सो अब यहाँ से मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ कि इसकी 750 माइनस 112.5, सो इट इज 637.5।
अब आपने याद रखना है कि अगर इस प्लांट एंड मशीनरी के बारे में मुझे ये बताया हुआ है कि इट इज 60% फॉर बिजनेस पर्पसेस एंड 40% फॉर सम अदर यूजेज, तो इस एसेट की कॉस्ट 1000 ही रखूंगा मैं। लेकिन जब डेप्रिसिएशन बनाऊंगा तो उसके ऊपर ये 60% का परसेंटेज मैंने अप्लाई करना है। सो 112.5 इंटू, सॉरी, 112.5 इंटू 60%, so it is 67.5. So 67.5 is the amount जो कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउड होगा मुझे बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में। इस 250 का क्या करना है, ये भी तो एक्सपेंस होता है, ये मुझे फुली अलाउड होगा, अलाउड एज एक्सपेंस। ठीक है जी। सो एक 67.5 और दूसरा 250 जो कि इनिशियल अलाउंस है, ये मुझे एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत होगी बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में। ना यहाँ पे अब आपने एक चीज और ध्यान में रखनी है, क्योंकि एक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए एक 50% रूल भी आ चुका हुआ है। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन के वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कि अगर एसेट एक्वायर होता है ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2020, तो जो भी इसकी डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो है, उसको 50% से आप मल्टीप्लाई करके डेप्रिसिएशन बनाएंगे। तो अगर ये लेट्स से मैं अब उस सिचुएशन में हूँ कि जहाँ पे ये एसेट एक्वायर ही उसके बाद हुआ है, तो फिर मैंने 15% भी करना है और 50% भी करना है ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन तक पहुंचने के लिए। सो मैं एक्चुअली 750 का पहले तो 15% बनाऊंगा और साथ में 50% भी बनाऊंगा। तो अब ये बनी क्या, 56.25। सो 56.25, अगर ये वो वाला एसेट है जिसमें मैंने, जो कि बाद में एक्वायर हुआ है, तो 56.25 विल बी द नॉर्मल डेप्रिसिएशन। इसके ऊपर फिर मैंने वो 60% जो कि मेरे बिजनेस की प्रोपोर्शन थी वो अप्लाई करनी। सो 56.25 इंटू 60%, तो 33.75, ये 33.75 ये होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो कि मुझे बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में माइनस करने की जरूरत है। नाउ अब इसी एसेट को जब हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे, जो पार्टली यूज्ड एसेट है, इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, तो फिर कुछ ना कुछ कंसिडरेशन आएगी। तो जो भी कंसिडरेशन आई है मेरे पास, इसके ऊपर क्या मैंने वो परसेंटेज अप्लाई करनी है जो बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज वाली है? नो, ये फुल कंसिडरेशन दी जाएगी और इसमें से हम माइनस करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू लेट से कोई फिगर्स ले लेते हैं ताकि हमें, लेट से कंसिडरेशन इज 1500। ठीक है, सो फुल कंसिडरेशन आ गई मेरे पास और लेट से ये एक ऐसा एसेट था जो कि 50% इट वाज, इसके ऊपर रूल अप्लाई हुआ था। और अब अगर मैं यहाँ पे इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो मैं क्या करूँगा, कॉस्ट लूंगा 1000, इसके ऊपर जो इनिशियल अलाउंस लूंगा वो 250, और जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन लूंगा दैट विल बी 56.25। जी जनाब, कौन सी 56.25? नॉट दिस वन। रिटर्न डाउन वैल्यू बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करनी है जैसे ये एसेट फुली यूज इन द बिजनेस हो, बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करनी है। सो 1000 माइनस 250 माइनस, सॉरी, 1000 माइनस 250 माइनस 56.25, so it is 693.75। so ये रिटर्न डाउन वैल्यू 693.75, ये मेरी रिटर्न डाउन वैल्यू है। लेकिन साथ में मुझे इसमें ऐड करना है वो डेप्रिसिएशन विच वाज नॉट अलाउड एज एक्सपेंस। तो वो कितनी अमाउंट थी जो मुझे अलाउ नहीं हुई थी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना मिला था मुझे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो मुझे मिला था 33.75। तो इसका मतलब कुछ मुझे डिसअलाउ हो गया था।
कितना डिसअलाउ हो गया था? 56.25 माइनस 33.75, 22.5 मुझे डिसअलाउ हो गया था। तो वो 22.50 ये मुझे इसमें ऐड करना होगा, तब वो रिटर्न डाउन वैल्यू बनेगी जो मैंने उस कंसिडरेशन में से माइनस करनी है। तो अब हम इसको वर्कआउट कर लेते हैं। 693.2.75 प्लस 22.5, तो ये बना 716.25। तो इसको अब हम माइनस करेंगे किसमें से? 1500 में से। सो मैं 1500 में से माइनस करूंगा 716.25, तो 783.75, दिस विल बी द गेन। ठीक है, ओके। अब जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है, इसमें इसकी जरा लॉजिक पहले समझ लें, फिर मैं एक और सिनेरियो डिस्कस कर लेता हूँ जिसमें हम ये बात करेंगे कि डिस्पोजल के वक्त भी तो 50% रूल अप्लाई होता है। तो ये दोनों अप्लाई करके हम एक कैलकुलेशन बनाते हैं। लेकिन पहले जरा मैं एक लॉजिक की बात करने लगा हूँ। लॉजिक की बात ये है कि अगर मैं एसेट की कॉस्ट वो ले लूँ जो एक्चुअल कॉस्ट थी, देखें जरा कितनी थी। कॉस्ट वाज 1000, तो मैं 1000 ले लेता हूँ। और मुझे जो एक्सपेंस अलाउ हुआ था वो कितना था? एक्सपेंस अलाउ हुआ था मुझे, एक ये 250 और दूसरा 33.75। सो 250 और 33.75 ये मुझे एक्सपेंस अलाउ हुआ था। अगर मैं इस तरीके से एक रिटर्न डाउन वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी? सो 1000 माइनस 250 माइनस 33.75, तो ये आती 716.25। तो कुछ समझ आया आपको? ये जो मैंने रिटर्न डाउन वैल्यू निकाली है ये बिल्कुल इसके बराबर है। ठीक है, तो ये जो हम क्या कर रहे हैं, हम जो रिटर्न डाउन वैल्यू हम कैलकुलेट करके उसमें डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड ऐड कर रहे हैं, ये एक्चुअली इसको इसके बराबर बना रही है। ओके, अब एक सिचुएशन डिस्कस करते हैं कि एक एसेट हमने, उसकी कॉस्ट थी 1000 एंड इट वाज वेरी मच एक्वायर्ड, लेट्स से प्लांट एंड मशीनरी है, एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर, इस कैटेगरी में आता है 1 जुलाई 2020। ठीक है, तो इसके ऊपर इसकी जो लेट्स से इट इज प्लांट मशीनरी, और इसके ऊपर हम कह देते हैं कि इट इज 70% यूज फॉर बिजनेस एंड 30% यूज फॉर अदर। इसको हमने डिस्पोज ऑफ किया सेकेंड ईयर में, लेट्स से पहले साल में डेप्रिसिएशन बनाई, दूसरे साल में डिस्पोज ऑफ किया, और कंसिडरेशन लेट्स से हम इसकी ले लेते हैं 1200। ठीक है जी, और अब हम वर्कआउट करते हैं गेन और लॉस। तो सबसे पहले तो मुझे फाइंड आउट करना है कि क्या ये एलिजिबल डेप्सिबल एसेट है, यस और नो। आंसर इज यस। तो इसका मतलब मुझे इस पे इनिशियल अलाउंस बनाना चाहिए, एंड इट विल बी 25% ऑफ द कॉस्ट, तो दिस विल बी 250। एज इट इज माइनस करेंगे, इट विल बी 750। फिर हम इस पे के ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन बनाएंगे विच इज एट द रेट ऑफ 15%, और चूंकि ये उस कैटेगरी में है जिसमें 50% रूल अप्लाई होता है, तो 50% भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फिगर तो फिर अगेन वही बन जाएगी जो भी हमने यहाँ पे वर्कआउट की थी 15% और वो वाली। तो ये द फिगर वॉज 56.25। तो मैं अभी कैलकुलेशन नहीं बना रहा बल्कि यहाँ पे लिख रहा हूँ 56.25, और यहाँ पे मुझे इसकी एक रिटर्न डाउन वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो दिस रिटर्न डाउन वैल्यू इज 750 माइनस 56.25, 693.75. So this happened in tax year 1. टैक्स ईयर 2 में मैं इसको डिस्पोज ऑफ कर देता हूँ, तो अब मेरे पास कंसिडरेशन है। लेकिन चूंकि ये एसेट 50% रूल वाला है, तो इसका मतलब मैंने टैक्स ईयर 2 में भी इसकी नॉर्मल डेप्रिसिएशन वर्कआउट करनी है, और उसके लिए मैं रिटर्न डाउन वैल्यू, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज होता है, तो इसलिए 693.75 और इसी का 15% बनाऊंगा, और फिर उसका 50% भी बनाऊंगा। तो इट विल बी 52, लेट्स से इसको राउंड कर देते हैं, 52 इज द अमाउंट।
सो सेकेंड ईयर में मेरे पास 52 इज द अमाउंट जो कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन की होगी, और इसकी जो रिटन डाउन वैल्यू होगी दैट इज 693.75 minus 52 and it is 641.75. अब बात करें जरा कि इस साल में एक्सपेंस कितना अलाउड होगा। टैक्स ईयर 1 की बात करते हैं। ये 250 अलाउड होगा, यस, ये फुली अलाउड। ये आपको पूरा अलाउड होगा, नो, ये 70% अलाउड होगा क्योंकि बिजनेस में एसेट 70% यूज होता है। सो 56.25 इंटू 0.7 कर देते हैं, 70%, 39.38। ठीक है, ये मुझे एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होगी अमाउंट। बिजनेस में मैं एक्सपेंस बना लूंगा। सेकेंड ईयर में एक्सपेंस क्या अलाउड होगा? ये पूरा 52? नो, 70% ऑफ 52। सो 52 इंटू 0.7, 36.4। ये मुझे एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होगा। अब मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मुझे डिस अलाउड क्या है। बिल्कुल फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये तो मुझे पूरा ही अलाउ हो गया था ना, लेकिन इसमें कुछ अमाउंट थी जो डिसअलाउ हुई थी। वो कितनी थी? 56.25 माइनस 39.38, तो इट इज 16.87। ये मुझे डिसअलाउ हुआ। और इसी तरह सेकेंड ईयर में 52 माइनस 36.4, 15.6 मुझे डिसअलाउ हो गया, राइट। नाउ अब जिस वक्त इस एसेट को डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं हम, तो फिर जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन वो हम पूरी लेंगे 1200, माइनस करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू देखो हमने कितनी वर्कआउट की, 641.75 इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस नॉट अलाउड, जो कि है कितना? 641 सॉरी 16.87 प्लस 15.6, 32.47। सो 32.47 ये मुझे इसमें पहले ऐड करना है। ठीक है, सो व्हाट आई गेट इज, इसमें प्लस कर देता हूँ 641.75, 674.22। हाँ, इसको अब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास गेन और लॉस आ जाएगा। इसको हम माइनस करेंगे 1200 से, तो इट विल बी 525.78। ठीक है, सो ये मेरे पास गेन आ गया। ना इसको मैं एक ऑल्टरनेट मेथड से भी करता हूँ। वो ऑल्टरनेट मेथड ये है कि मैं कहता हूँ जी कि मेरी कंसिडरेशन है 1200, इसमें से मैं माइनस करता हूँ जो भी मेरी एक्चुअल कॉस्ट थी। कॉस्ट देखो कितनी थी? 1000। इसमें से कॉस्ट में से मैं निकाल देता हूँ जो मुझे एक्सपेंस अलाउड था। ये लिखा हुआ है ना, एक्सपेंस अलाउड। सो इन फिगर्स को जमा कर लेते हैं। सो इन फिगर्स को जमा कर लो, 250 प्लस 39.38 प्लस 36.4, 325.78, 325.78। सो ये मैं माइनस कर रहा हूँ 1000 में से। सो माइनस कर देते हैं 1000 में, 674.22। तो 674.22 ये वैल्यू है जो मैं माइनस करूंगा। सो ये अब आपको नजर आ रहा है, तो ये 674.22 किधर है? ये सेम ही आ गई ना वैल्यूज। ठीक है, सो अल्टरनेट मेथड ये बनता है इसका। सो इसको सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा जो आपने ऊपर निकाला, 525.78। ओके, सो दैट इज हाउ पार्टली यूज्ड एसेट इज डेल्ट विद। अब अगर मैं आपसे एक दो सवाल पूछूं, इनके जवाब दें मुझे, कि मुझे टैक्स ईयर 1 में जो एक्सपेंस होगा बिजनेस में वो कितना होगा? ये दो फिगर्स बिल्कुल सही। और सेकंड ईयर में कितना एक्सपेंस होगा? ये बिल्कुल सही। अगर मैं पूछूं कि टैक्स ईयर 1 के एंड पे
एसेट की रिटर्न ऑन वैल्यू क्या थी? तो योर आंसर शुड बी ये। रिटर्न ऑन वैल्यू वैसे ही निकालते हैं जैसे एसेट फुली यूज इन द बिजनेस है। अगर मैं कहूँ कि सेकंड ईयर के एंड पे रिटर्न ऑन वैल्यू क्या थी, तो आंसर शुड बी दिस। लेकिन अगर मैं पूछूं कि गेन और लॉस कितना था, तो योर आंसर शुड बी दिस। ओके, सो अब इसको जरा थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं कि हम पार्टली यूज्ड एसेट्स के साथ क्या ट्रीटमेंट करते हैं। So where asset is partly used in for business purpose and for any other use, the depreciation expense shall be restricted to fair proportion part which is used for business. Section 22 की provision है only for depreciable assets. Initial allowance, first year allowance, accelerated tax depreciation. ये जो first year allowance और accelerated tax depreciation है, ये CAF 2 के syllabus में नहीं है, आपको सिर्फ initial allowance का ही पता है. Shall be allowed on total cost of asset. The fact that the asset was partly used for the business is irrelevant here. Written down value of such asset shall be calculated as if asset was wholly used for business purposes. तो ये भी हमने जो बात की थी कि रिटर्न डाउन वैल्यू जब आपसे अगर पूछी जाएगी तो आपने ऐसे ही फाइंड आउट करनी है जैसे एसेट फुली यूज इन द बिजनेस है. एसेट शैल बी ट्रीटेड टू बी होली ओन्ड बाय द टैक्स पेयर if asset is jointly owned by taxpayer and an Islamic financial institution licensed by State Bank और SCCP and मुशारका और डिमिनिशिंग मुशारका ये सारे के सारे इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है. और इसमें एसेट जो है वो किसी एक बंदे का नहीं होता, पार्टली ओन्ड होता है. और दूसरा बंदा जो है यानी कि जो लेजी है, इस्लामिक लीज में क्या होता है, लेजी जो है वो जितना हिस्सा बैंक का होता है उसके ऊपर उसको रेंट पे करता है बैंक को. सूद का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता. ऑन डिस्पोजल ऑफ सच एसेट फॉलोइंग शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम कंसिडरेशन. तो कंसिडरेशन से आप क्या माइनस करेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट. कंसिडरेशन में से टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, टोटल कॉस्ट लेस इनिशियल अलाउंस, फर्स्ट ईयर अलाउंस, नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउड एज डिडक्शन ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस. यानी कि मैंने ये कौन सी वाली कैलकुलेशन की बात हो रही है, ये वाली कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, कंसिडरेशन पूरी माइनस कॉस्ट, जो भी एक्सपेंस अलाउ हुआ था, ये कहाँ से 325 बना था, ये इन फिगर्स को जमा करके बना था. इन फिगर्स को जमा करके हमने ये बनाया था. ऑल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है कि आप जो रिटर्न ऑन वैल्यू है फॉर द पर्पसेस ऑफ टैक्स उसमें ऐड बैक कर दें जो डिसअलाउड एक्सपेंस है. तो इस चीज का आंसर सेम होगा कि अगर आप टैक्स की रिटर्न डाउन वैल्यू में ऐड बैक कर दें डिसअलाउड डेप्रिसिएशन. Okay, so this was about for assets for partly used in the business. कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट्स में पूछिएगा. थैंक यू वेरी मच.